हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं टीचर एजुकेशन, जो आपका पेपर 8 है उसका यूनिट सेकंड। और कल हमने हैबरमास और डेंग एंड ल्यूक की थ्योरी कर ली थी, और आज लास्ट वीडियो है इस यूनिट का। और शूलमैन की जो थ्योरी है वो हमें आज करनी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो ये है शूलमैन का टीचिंग के लिए ज्ञान आधार का सिद्धांत। तो शूलमैन नॉलेज बेस फॉर टीचिंग। क्या है शूलमैन की थ्योरी? तो शिक्षा के क्षेत्र में ली एस शूलमैन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने 1986-87 में एक सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत था नॉलेज बेस फॉर टीचिंग। इससे पहले यह माना जाता था कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान हो। शूलमैन ने इस विचार का विस्तार किया और कहा कि केवल विषय का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। एक प्रभावी शिक्षक के पास और भी कई ज्ञान होना चाहिए, और उन ज्ञान का समन्वय भी उसके पास होना चाहिए, तभी वो एक प्रभावी शिक्षक जो है वो बन सकता है। शूलमैन का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो ये है कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यह अवधारणा जो है ये शूलमैन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जिसे हम PCK के नाम से भी जानते हैं। इसे आधुनिक शिक्षा की एक आधारशिला माना जाता है, और आज NEP 2020, NCFTE और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी इस अवधारणा का विशेष महत्व है। अब शूलमैन का एक छोटा सा परिचय हम जान लेते हैं। पूरा नाम है ली शूलमैन है। 1938 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो काम किया है वो, उनके जो क्या क्षेत्र रहे, एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचर एजुकेशन में। और सबसे प्रसिद्ध योगदान 1987 में इन्होंने दिया था, एक अवधारणा दी थी नॉलेज बेस फॉर टीचिंग। और महत्वपूर्ण अवधारणा उनकी PCK यानी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। शूलमैन के अनुसार ज्ञान का क्या अर्थ होता है? शूलमैन के अनुसार A teacher needs more than subject knowledge. Effective teaching require different kinds of knowledge working together. यानी कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक के पास विभिन्न प्रकार के ज्ञान का समन्वय होना आवश्यक है। शूलमैन का नॉलेज बेस फॉर टीचिंग। शूलमैन ने शिक्षक के ज्ञान को 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया है। पहले कंटेंट नॉलेज, विषय वस्तु का ज्ञान। जिस विषय को शिक्षक पढ़ाता है उसका गहन ज्ञान होना चाहिए। जैसे गणित पढ़ाता है तो उसे बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, उसका सही ज्ञान होना चाहिए। अगर विषय का गहन ज्ञान है तो क्या होगा? शिक्षक के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान आसानी से हो पाएगा, सही और वैज्ञानिक जानकारी दे सकेगा। तो कंटेंट नॉलेज होना चाहिए एक शिक्षक को, पहला ये ज्ञान है। और दूसरा है जनरल पेडागोजिकल नॉलेज, सामान्य शैक्षणिक ज्ञान, यानी कि शिक्षक को शिक्षण की विधियां और सिद्धांतों का ज्ञान, कक्षा प्रबंधन का ज्ञान भी होना चाहिए। केवल विषय वस्तु का ज्ञान नहीं, बल्कि जो टीचिंग मेथड है उसका ज्ञान भी एक टीचर को होना चाहिए। टीचिंग मेथड कौन से हैं? जैसे क्लासरूम का मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए, मोटिवेशन देना है, रीइंफोर्समेंट है, इवोल्यूशन है, कम्युनिकेशन स्किल, इन चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या महत्व होता है इनका? इन सब के द्वारा कक्षा अनुशासित रहती है, शिक्षण प्रभावी रहता है, और विद्यार्थी भी सक्रिय रहते हैं। तो ये 2 हो गए, टीचिंग मेथड और कंटेंट वाला। अब थर्ड आ गया पाठ्यचर्या का ज्ञान, करिकुलम नॉलेज। एक शिक्षक को पाठ्यक्रम, क्या करिकुलम है, सिलेबस क्या है, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री है, और लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, क्या उद्देश्य है, उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे NCERT है, स्टेट बोर्ड करिकुलम है, NEP 2020 आधारित करिकुलम है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उसे उद्देश्य और गोल्स के बारे में जानकारी हो। यदि इन चीज़ों की जानकारी होगी तो क्या होगा कि जो शिक्षण करवाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, वो और ज़्यादा प्लानिंग बेस्ड होगा, योजनाबद्ध होगा, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, समय के साथ करिकुलम पूरा करवाया जा सकेगा, उद्देश्यों की पूर्ति करवाई जा सकेगी, परीक्षा उन्मुख तैयारी भी करवाई जा सकेगी। चौथा ज्ञान है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज यानी PCK। ये शूलमैन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कंटेंट, यह जो है कंटेंट नॉलेज
पेडागोजिकल नॉलेज दोनों का समन्वय है। पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र, कंटेंट यानी विषय वस्तु, इन दोनों का समन्वय का ज्ञान है। यानी कि किस विषय को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इस विषय का ज्ञान तो शिक्षक को है ही, साथ ही उसे किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके और जो अधिगम है वो भी स्थायी हो। जैसे यदि शिक्षक पढ़ा रहा है प्रकाश संश्लेषण, तो वह केवल परिभाषा ही नहीं बताएगा, बल्कि शिक्षण विधियां जैसे चित्रों का उपयोग भी करेगा, प्रयोग करवाएगा, वीडियो दिखाएगा या दैनिक जीवन से संबंधित करके उदाहरण देगा, जिससे क्या होगा कि कठिन विषय वो भी सरल बन जाएंगे, विद्यार्थियों की कुछ गलत धारणाएं होगी वो भी दूर होगी और सीखना भी स्थायी हो जाएगा। तो ये है पीसी के ज्ञान के महत्व। फिर पांचवा ज्ञान जो शुल्क ने बताया था वो है नॉलेज ऑफ लर्नर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, विद्यार्थियों का ज्ञान और उनकी विशेषताएं या चरित्र। तो शिक्षक को विद्यार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता, सीखने की शैली, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए। आयु कितनी है तो आयु के अनुसार उसको ज्ञान दिया जाए, रुचियां हैं, रुचि है या नहीं है या करके सीखने में रुचि है, क्षमता कितनी है, कोई तेज गति से सीखते हैं बच्चे, कोई धीमी गति से, सीखने की शैली कैसी है, तो इन चीज़ों का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। यदि शिक्षक को इन सभी गुणों का ज्ञान है, विद्यार्थी के इन गुणों का ज्ञान है, तो क्या होगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का वह सम्मान कर पाएगा, उनके अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकेगा, समावेशी शिक्षा दे सकेगा। यानी सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, चाहे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, चाहे निम्न प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन सभी को वह सही से शिक्षा दे पाएगा और उपयुक्त शिक्षण रणनीति का चयन भी कर पाएगा, शिक्षण विधि का चयन कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है छठा नॉलेज, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, शैक्षिक संदर्भ का ज्ञान। क्या होता है शैक्षिक संदर्भ का ज्ञान? तो इसका मतलब है कि जो शिक्षक है उसको विद्यालय, समाज, समुदाय और संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी जिस परिस्थिति में वो अध्यापन करवा रहा है वहाँ के स्थानीय समाज, समुदाय, संस्कृति का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। जैसे ग्रामीण विद्यालय, शहरी विद्यालय, सरकारी है, निजी स्कूल है, तो इसका ज्ञान शिक्षक को होने से क्या होगा कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करवा सकेगा, समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी और शिक्षा का स्थानीयकरण भी किया जा सकेगा। सातवां और अंतिम जो ज्ञान है शुल्मैन ने जो दिया था वो है नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड्स, पर्पस एंड वैल्यूज, शैक्षिक उद्देश्यों और मूल्यों का ज्ञान। इसका मतलब होता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो आदर्श है, मूल्य और दर्शन का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। अब कौन से आदर्श मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए? जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, लोकतंत्र है, उसका ज्ञान होना चाहिए, समानता का ज्ञान, नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। इन मूल्यों का, आदर्शों का ज्ञान होने से शिक्षक चरित्र निर्माण कर सकेगा और बच्चों को मूल्य परक शिक्षा प्रदान कर सकेगा, जिससे क्या होगा कि जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण होगा। अब है शुल्मैन मॉडल का सार। तो ज्ञान के जो प्रकार दिए थे उन्होंने, जैसे कंटेंट नॉलेज है उसमें विषय का ज्ञान था, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज है उसमें शिक्षण की सामान्य विधियां थी, करिकुलम नॉलेज है पाठ्यक्रम की समझ है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पीसी के विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की कला या तरीके हैं, नॉलेज ऑफ लर्नर्स विद्यार्थियों की समझ, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट विद्यालय एवं समाज की समझ, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव शिक्षा के मूल्य और उद्देश्य, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पीसीके का महत्व। अब इस पीसीके का क्या महत्व है? तो पीसीके जो शुल्मैन ने दिया था 1938 में, अमेरिका में जन्मे थे और उन्होंने पीसीके की एक थ्योरी दी थी। उसको शुल्मैन ने शिक्षक शिक्षा की आत्मा माना है। टी की जो आत्मा क्या है? पीसीके। इससे शिक्षक कठिन विषयों को सरल बना देता है, उपयुक्त उदाहरण देता है, विद्यार्थियों की भ्रांतियों को दूर करता है, प्रभावी शिक्षण करता है। अब शिक्षक शिक्षा में शुल्मैन का क्या योगदान है? शिक्षक शिक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया है शुल्मैन ने, पीसीके की अवधारणा दी है शुल्मैन ने, विषय ज्ञान के साथ शिक्षण कौशल का समन्वय किया है। किसमें समन्वय किया? कौन सी अवधारणा में? पीसीके की अवधारणा में किया है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग को भी प्रोत्साहन किया है।
कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन को बढ़ावा दिया, आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी प्रभावित किया है। तो ये शुलमैन का योगदान है। एनईपी 2020 के संदर्भ में शुलमैन की अवधारणाएं तो वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो दोनों में है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD। अब है शुलमैन सिद्धांत के क्या लाभ है। तो शुलमैन का जो सिद्धांत है, शुलमैन की जो अवधारणा है, वो शिक्षक को एक तो बहुआयामी बनाती है। 7 प्रकार के ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षक को बहुआयामी बनाती है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देता है। पेडागोजिकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षण देना है। तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देता है। सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। आधुनिक शिक्षक शिक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी है शुलमैन का सिद्धांत या शुलमैन की अवधारणा। कुछ कमियां भी है शुलमैन की, जैसे सभी प्रकार के ज्ञान का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। प्रशिक्षण और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे यह जो तरीका है ये बहुत ही खर्चीला हो जाता है, अधिक व्यय वाला हो जाता है, जो व्यवहार में लागू करने मुश्किल होता है। अब इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन हम शुलमैन की अवधारणा का पढ़ लेते हैं। शुलमैन का नॉलेज बेस फॉर टीचिंग आधुनिक शिक्षक शिक्षा के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। विशेष रूप से पीसीके ने शिक्षक की भूमिका को केवल विषय विशेषज्ञ ही नहीं बनाया, बल्कि उससे आगे बढ़कर एक कुशल चिंतनशील विद्यार्थी केंद्रित शिक्षक के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान समय में ये मॉडल शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या निर्माण और शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में व्यापक रूप से अपनाया भी जाता है। क्या निष्कर्ष निकलता है इस शुलमैन की अवधारणा से? तो शुलमैन ने यह सिद्ध किया था कि प्रभावी शिक्षक बनने के लिए केवल विषय का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, जबकि शिक्षक के पास विषय के ज्ञान के साथ पेडागोजिकल नॉलेज, शिक्षण कौशल, पाठ्यचर्या की समझ, करिकुलम नॉलेज, विद्यार्थियों की विशेषताओं की ज्ञान, नॉलेज ऑफ लर्नर्स कैरेक्टर और शैक्षिक संदर्भों की समझ, नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट और शिक्षा के उद्देश्यों और मूल्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज का जो समन्वित ज्ञान, यानी ये सातों ज्ञान एक शिक्षक में होने जरूरी है। केवल विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। और उन्होंने नॉलेज बेस फॉर टीचिंग सिद्धांत आधुनिक शिक्षक शिक्षा का आधार बनाते हुए ये सिद्धांत दिया था, और आज भी पूरे विश्व में टी कार्यक्रमों का यह एक महत्वपूर्ण अंग है शुलमैन का। अब आता है नॉलेज कंटिन्यूम यानी ज्ञान की निरंतरता। क्या होती है ज्ञान की निरंतरता? शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान का विकास करना है जो जीवन भर उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और विकास में सहायक होता है। आधुनिक शिक्षक शिक्षा में स्वीकार किया गया है कि ज्ञान कोई एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि यह सतत है, निरंतर गतिशील है, निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। इसी विचार को नॉलेज कंटिन्यूम कहा जाता है। नॉलेज कंटिन्यूम यानी शिक्षा जो है वो एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि सतत, गतिशील, निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। नॉलेज कंटिन्यूम का अर्थ होता है कि ज्ञान जो है वो एक बिंदु पर समाप्त नहीं हो जाता कि यहाँ हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। बल्कि अनुभव के चिंतन, अध्ययन, अनुसंधान, सामाजिक सहभागिता, तकनीकी विकास के साथ ये ज्ञान और निरंतर बढ़ता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। शिक्षक भी अपने पूरे व्यावसायिक जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए आधुनिक शिक्षक को क्या काम माना जाता है? लाइफ लॉन्ग लर्नर माना जाता है आधुनिक शिक्षक को। अब ज्ञान निरंतरता यानी नॉलेज कंटिन्यूम की अवधारणा जो है, ये आधुनिक शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षक नीति एनईपी 2020 और एनसीएफटी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD का प्रमुख आधार है। अब नॉलेज कंटिन्यूम का अर्थ क्या होता है? यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। नॉलेज यानी ज्ञान, कंटिन्यूम यानी निरंतरता या सतत क्रम, यानी कि ज्ञान का ऐसा सतत प्रवाह जो समय, अनुभव, अध्ययन, शोध और व्यवहार के माध्यम से निरंतर विकसित होता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो नॉलेज कंटिन्यूम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का ज्ञान प्रारंभिक जानकारी से शुरू होता है और उसके बाद अनुभव, अभ्यास, चिंतन, अनुसंधान के द्वारा आगे बढ़ता है और नवाचार के माध्यम से निरंतर विकसित होता रहता है। ज्ञान निरंतरता इन नॉलेज कंटिन्यूम की कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले सामान्य परिभाषा इसकी है कि
ज्ञान निरंतरता वह सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का ज्ञान समय के साथ बढ़ता है, संशोधित होता है और परिष्कृत होता रहता है। शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण, अनुभव, शोध, चिंतन, तकनीकी नवाचार, व्यावसायिक विकास के माध्यम से अपने ज्ञान कौशल का निरंतर विस्तार करना ही नॉलेज कंटिन्यूम है। नॉलेज कंटिन्यूम की क्यों आवश्यकता होती है? आधुनिक युग है, उसमें ज्ञान क्या है, निरंतर बदल रहा है, प्रतिदिन बदल रहा है। नई तकनीकें हैं, नई शिक्षण विधियां हैं, नई नीतियां हैं, नए शोध जो है प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। यदि शिक्षक स्वयं को अद्यतन अपडेट नहीं रखेगा तो वह विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी होता है कि वह निरंतर पढ़े, शोध करे और प्रशिक्षण प्राप्त करता रहे, तकनीकी ज्ञान भी अर्जित करे और अपने अनुभवों से सीखता रहे निरंतर। नॉलेज कंटिन्यूम की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता सतत प्रक्रिया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है, सीखना जीवन भर चलता रहता है। एक शिक्षक बीएड करने के बाद भी प्रशिक्षण, कार्यशाला और शोध के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी विशेषता है गतिशीलता। ज्ञान समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे पहले ब्लैक बोर्ड का उपयोग होता था, आज स्मार्ट बोर्ड है, एआई है, वर्चुअल क्लासरूम का प्रयोग हो रहा है। तो ज्ञान समय के साथ बदल रहा है, यह गतिशील है। अनुभव आधारित, एक्सपीरियंस बेस्ड, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी प्राप्त होता है। जैसे अनुभवी शिक्षक कक्षा की समस्याओं का समाधान नए शिक्षक की अपेक्षा अधिक प्रभावी ढंग से करता है। चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव, अन्य विशेषता है चिंतनशील होना, रिफ्लेक्टिव होना। व्यक्ति अपने अनुभवों का स्वयं विश्लेषण करता है, आत्म मंथन करता है और उनसे सीखता भी है और सुधार भी करता है। जैसे कोई शिक्षक है, उसकी कक्षा सफल नहीं हो रही है तो वह कारणों का विश्लेषण करेगा, मंथन करेगा और अगली बार जब योजना बनाएगा तो वो और भी बेहतर होगी और उन कमियों को सुधार लेगा। फिर नेक्स्ट विशेषता है संदर्भ आधारित, कॉन्टेक्सचुअल। ज्ञान परिस्थिति और सामाजिक परिवेश के अनुसार भी बदलता है। जैसे ग्रामीण विद्यालय और महानगरीय विद्यालय में शिक्षण की रणनीतियां अलग अलग हो सकती है। नवाचार आधारित, इनोवेशन ओरिएंटेड, नॉलेज कंटिन्यूम नए विचार और नवाचारों को शीघ्रता से स्वीकार करता है। जैसे एआई लर्निंग है, ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग है, फ्लिप्ड क्लासरूम, इनका प्रयोग। तो ये नवाचार आधारित भी होता है। अब ज्ञान का विकास क्रमिक रूप से होता है और इसके कुछ चरण है कि ज्ञान का विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले आता है सूचना, यह प्रारंभिक स्तर होता है। व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में केवल तथ्य प्राप्त करता है, एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त करता है। जैसे शिक्षक को एक एनपी 2020 के बारे में जानकारी मिली है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, 2020 आई है, नई है और उसके अंदर काफ़ी कुछ शिक्षा में प्रोग्रेसिव बदलाव किए जाएंगे। ये एक सामान्य सूचना प्राप्त हुई शिक्षक को। अब समझ, सेकंड स्तर आता है समझ, यानी व्यक्ति जो है क्या करेगा, उन तथ्यों के अर्थ को समझेगा। अब शिक्षक ये समझता है कि एनईपी 2020 आई है, उसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर एक संरचना लागू की गई है एजुकेशन की 5334। तो ये संरचना क्यों लागू की गई है, इसमें कौन सी कक्षाएं हैं, तो इसको समझेगा, इसके अर्थ को समझेगा। अर्थ को समझने के बाद आता है थर्ड जो स्टेप आता है, वो है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। व्यक्ति जो है उस ज्ञान को प्राप्त करके व्यवहार में प्रयोग लाएगा। शिक्षक जो है कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाता है। अब विश्लेषण नेक्स्ट चरण है। व्यक्ति समस्याएं हैं उनका विश्लेषण करता है। जैसे परिणाम अगर कम आए हैं कक्षा के अंदर तो उनके कारणों का अध्ययन करेगा, विश्लेषण करेगा और उन कमियों को जान करके दूर करेगा। नेक्स्ट स्टेप है संश्लेषण और नवाचार। पुरानी ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान विकसित करना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके नया पूरा भाग का निर्माण करना। तो पुराना ज्ञान है, जो नया ज्ञान आया है उसको जोड़ करके एक नव ज्ञान का निर्माण करना। शिक्षक क्या करता है, स्वयं ही इस ज्ञान के आधार पर नई शिक्षण सामग्री को तैयार करता है जिससे वह अधिगम को और प्रभावी बना सके। नेक्स्ट आता है आत्मचिंतन। व्यक्ति जो है, शिक्षक जो है वो अपने कार्य का मूल्यांकन करता है। अपनी कक्षा समाप्त होने के बाद रिफ्लेक्टिव डायरी लिखता है, जर्नल लिखता है, तो इसके द्वारा वह अपने कार्य का मूल्यांकन कर सकता है। अब टीई में नॉलेज कंटिन्यूम का क्या रोल है। टी यानी शिक्षक शिक्षा, नॉलेज कंटिन्यूम शिक्षक शिक्षा का आधार है। शिक्षक को निम्न प्रकार से निरंतर सीखना चाहिए। जैसे प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा है, उसमें उनको डीएलएड के बाद बीएड, एमएड और सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्या करवाया जाना चाहिए। जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन
प्रोग्राम के बाद रिफ्रेशर कोर्स है। जो लोग इन सर्विस में हैं उनको अपडेट करने के लिए, नई नई ज्ञान प्रदान करने के लिए, जैसे ज्ञान परिवर्तनशील है, नया ज्ञान जुड़ता रहता है, तो उसे अपडेट करवाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स दिए जाने चाहिए। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, निष्ठा है, वर्कशॉप है। वर्कशॉप में क्या करवाया जाता है, छोटे समूह लिए जाते हैं, कम व्यक्तियों के समूह लिए जाते हैं और उनमें स्किल डेवलप की जाती है। स्किल पाठ्यचर्या से संबंधित है, शिक्षण विधियों से संबंधित है, तो इस तरह के वर्कशॉप का आयोजन करके उनके ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। शोध कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे एक्शन रिसर्च हो गया। जो भी कक्ष की तात्कालिक समस्याएं हैं या उसमें शिक्षण में सुधार करना है, पाठ्यक्रम में सुधार करना है, तो एक्शन रिसर्च को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्लासरूम रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च है। इससे क्या होता है कि नॉलेज कंटिन्यू रहता है, उसमें वृद्धि होती है। तकनीकी विकास की जानकारी भी शिक्षक को निरंतर सीखनी चाहिए, जैसे आईसीटी, दीक्षा, स्वयंप्रभा, मूक्स। इसके अलावा आत्मचिंतन भी करना चाहिए। आत्मचिंतन करने के लिए, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, उसे रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखने चाहिए, पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहिए, पीयर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अब है नॉलेज कंटिन्यूम और एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नॉलेज कंटिन्यूम की एक स्पष्ट झलक दिखाई देती है। जैसे नंबर 1 है आजीवन अधिगम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोनों ही शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी, प्रत्येक शिक्षक के लिए नियमित प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास पर बल दिया जाना। एनईपी 2020 और नॉलेज कंटिन्यूम दोनों इस बात पर बल देते हैं। बहुविषयक शिक्षा, ज्ञान को विभिन्न विषयों से जोड़ करके समझना चाहिए। डिजिटल शिक्षा, शिक्षक को ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एआई आधारित शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसकी समझ बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे वो इससे शिक्षण करवा सके। शोध एवं नवाचार, नई शिक्षण विधियां और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉलेज कंटिन्यूम के लाभ क्या है, तो इससे क्या होगा कि शिक्षक जो वो सदैव अद्यतन रहता है, यानी कि नई तकनीकियां हैं, नीतियां हैं, शोध से वह परिचित रहता है। दूसरा है शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ती है। नवीन शिक्षण विधियां अपनाई जाती है तो शिक्षण भी प्रभावी होता है और वो गुणवत्ता बढ़ती है। विद्यार्थियों का समग्र विकास होता है। ज्ञान अब केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों, चिंतन और नए आविष्कार, खोजों का समावेश भी होता है और समग्र विकास होता है विद्यार्थियों का। नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर नॉलेज कंटिन्यूम से शिक्षा प्राप्त की जाती है, नवाचार भी बढ़ते हैं। शिक्षक नई गतिविधियों को सीखता है और शिक्षण सामग्रियों को विकसित करता है, जिससे वह अपने शिक्षण को और प्रभावी बना सकता है। व्यावसायिक दक्षता ही बढ़ती है, जिससे शिक्षक का आत्मविश्वास और कार्यकुशलता बढ़ती है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। कक्षा की समस्याओं का वह बेहतर समाधान कर पाता है। कुछ कमियां भी है नॉलेज कंटिन्यूम की, जैसे सभी शिक्षकों को एक समान प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हो पाता है। संसाधनों की कमी है, अधिक व्यय वाली हो जाती है। समय की कमी कारण निरंतर अध्ययन करना भी कठिन हो जाता है। तकनीकी सुविधाओं की कमी है और परिवर्तन को स्वीकार करने में कुछ शिक्षकों की अनिच्छा होती है। कुछ शिक्षक जो होते हैं पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और नवाचार को स्वीकार करने में उनको कठिनाई होती है। अब वर्तमान समय में नॉलेज कंटिन्यूम की क्या प्रासंगिकता है, तो आज एआई, डिजिटल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के युग में शिक्षक का निरंतर सीखना अनिवार्य हो गया है। एक शिक्षक यदि वर्षों तक स्वयं को अद्यतन नहीं रखता है, अपडेट नहीं रखता है, नई जानकारियां नहीं प्राप्त करता, तो उसका ज्ञान भी अप्रासंगिक हो सकता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, रिसर्चर, इनोवेशन और लाइफ लॉन्ग लर्नर के रूप में विकसित करना जरूरी है। तो ये था नॉलेज कंटिन्यूम। अब रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन, चिंतनशील शिक्षक शिक्षा। आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान वाली नहीं है, बल्कि मार्गदर्शक, शोधकर्ता, चिंतक, नवाचारी के रूप में है। बदलती सामाजिक, तकनीकी और शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य का निरंतर मूल्यांकन और विश्लेषण करना जरूरी हो गया है। इसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन की अवधारणा विकसित हुई। चिंतनशील शिक्षक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक क्या करता है, अपने अनुभव, शिक्षण विधियों, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं, शिक्षण परिणामों का निरंतर अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाता है।
चिंतनशील शिक्षक शिक्षा का अर्थ, रिफ्लेक्टिव का अर्थ क्या है? चिंतन करना, आत्ममंथन करना, आत्मविश्लेषण करना और अपने अनुभवों से सीखना। टीचर एजुकेशन का अर्थ है शिक्षक को शिक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, व्यावसायिक दक्षताओं से सुसज्जित करना। इस प्रकार रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन वह शिक्षक शिक्षा है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों पर गहन विचार करता है, अपनी कमियों को पहचान करता है, भविष्य में बेहतर शिक्षण के लिए आवश्यक सुधार करता है। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जॉन डीवी के अनुसार रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज द एक्टिव, persistent and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge। क्या मतलब है जॉन डीवी की इस डेफिनेशन का? ड्यूई के अनुसार चिंतन जो होता है वो केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है। ऐसे नहीं है कि केवल सोचना है वही चिंतन नहीं होता है, बल्कि चिंतन में क्या होता है, एक सक्रिय, निरंतर और सावधानीपूर्वक विचार प्रक्रिया है। शिक्षक किसी भी शिक्षण अनुभव को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता है, बल्कि उसके कारण, परिणाम, प्रभाव और उनका विश्लेषण करता है, तर्क और साक्ष्य एकत्रित करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी पाठ में अधिकांश विद्यार्थी विषय को नहीं समझ पाए तो चिंतनशील शिक्षक क्या करेगा? स्वयं की शिक्षण विधि है, उदाहरण है और कक्षा प्रबंधन है, विषय वस्तु है, उसका विश्लेषण करेगा और उसमें सुधार करेगा। डोनाल्ड शॉन के अनुसार ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर लर्न्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस। शॉन के अनुसार शिक्षक अपने अनुभवों से सीखता है, केवल सिद्धांतों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वास्तविक कक्षा अनुभवों का विश्लेषण करके स्वयं को अधिक दक्ष बनाता है। यदि किसी शिक्षण रणनीति से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो वह उसका पुनर्मूल्यांकन करके नई रणनीति बनाता है। यानी कोई शिक्षण विधि है वो सही से परिणाम नहीं दे रही जितना वह चाहता है तो वह नई विधियों को भी अपनाता है। ये होता है रिफ्लेक्टिव टीचर, थिंकिंग टीचर। ठीक है। और जिश्नर के अनुसार रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स एग्जामिन वंस ओन बिलीफ एंड प्रैक्टिस क्रिटिकली। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स एग्जामिन वंस ओन बिलीव्स एंड प्रैक्टिस क्रिटिकली। क्या मतलब हुआ इसका कि जिश्नर के अनुसार चिंतनशील शिक्षक अपने विश्वास, धारणा, शिक्षण व्यवहार का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि उसकी शिक्षण शैली विद्यार्थियों के अधिगम को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। चिंतनशील शिक्षक शिक्षा की व्याख्या। यह शिक्षा केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक प्रत्येक कक्षा के बाद में खुद से ही, स्वयं से कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे क्या विद्यार्थी सीख पाए हैं, कौन सी विधि सबसे प्रभावी रही है, किन विद्यार्थियों को कठिनाई हुई है, भविष्य में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ही शिक्षक के व्यावसायिक विकास का आधार बनते हैं। अब चिंतनशील शिक्षण मॉडल क्या है? वर्तमान शिक्षा जो है केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ये मानती है। प्रभावी शिक्षण होने के लिए जरूरी है कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का निरंतर निरीक्षण करता रहे, मूल्यांकन और सुधार करता रहे। इसी उद्देश्य से रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल का विकास भी किया गया है। यह मॉडल जो है जॉन डीवी, डोनाल्ड शॉन और कॉल गिब्स के अनुभवात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। इस मॉडल का अर्थ क्या है? इस मॉडल का अर्थ है कि वह शिक्षण मॉडल जिसमें शिक्षक जो अपने शिक्षण की योजना बनाता है, क्रियान्वित करता है, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है, प्राप्त अनुभवों के आधार पर भविष्य के शिक्षण में सुधार करता है। डोनाल्ड शॉन के अनुसार रिफ्लेक्शन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, शिक्षण के दौरान ही परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। यदि शिक्षक को पढ़ाते समय महसूस होता है कि विद्यार्थी जो है विषय को नहीं समझ पा रहा है तो वो उसी समय उदाहरण बदल देगा, चित्रों का प्रयोग करेगा, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाता है। यही है रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तुरंत उसने सोचा है कि क्या चेंज करूं जिससे कि विद्यार्थी ज़्यादा सीख पाए, और उसने उदाहरण के साथ चित्रों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, शिक्षण समाप्त होने के बाद उसका विश्लेषण करना। कक्षा समाप्त होगी उसके बाद शिक्षक ये विचार करता है कि कौन सी गतिविधि सफल रही थी, कौन सी नहीं, और अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है, कौन सी अच्छी रणनीति को लिया जा सकता है। फिर है तीसरी रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, भविष्य के शिक्षण की योजना बनाना। जैसे पूर्व अनुभवों के आधार पर शिक्षक जो है आगामी कक्षाओं के लिए नई शिक्षण रणनीति, गतिविधियां, मूल्यांकन तकनीकों की योजना बनाता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल की व्याख्या। 5 चरण है इस मॉडल के। तो 5 चरण कौन से हैं? प्लानिंग, टीचिंग, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट। प्लानिंग
पहला है मतलब शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, उद्देश्य, विधि, शिक्षण सामग्री का चयन करता है और उसके बाद में शिक्षण करेगा, योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करता है। ऑब्जर्वेशन, शिक्षण के दौरान में विद्यार्थियों की सहभागिता और अधिगम का भी निरीक्षण करता रहता है। रिफ्लेक्शन, शिक्षण की सफलता एवं कमियों का विश्लेषण करता है। कक्षा समाप्त होगी उसके बाद शिक्षण की सफलता असफलता की विश्लेषण करता है। इम्प्रूवमेंट, भविष्य के लिए आवश्यक परिवर्तन करता है और सुधार करता है। इस तरह ये मॉडल जो है शिक्षण को निरंतर प्रभावशाली बनाता है। तो ये 5 चरण हो गए, प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट। ये दोनों कक्षा के अंदर होता है, ये कक्षा से पूर्व है, ये कक्षा के पश्चात है और ये भविष्य के लिए है। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग वर्सेस एक्शन रिसर्च, चिंतनशील शिक्षण और क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षक शिक्षा में शिक्षण सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग और एक्शन रिसर्च। आपको पता है जैसे एक्शन रिसर्च है वो भी शिक्षण में सुधार के लिए किया जाता है और रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी। दोनों का उद्देश्य शिक्षक की क्या होता है, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली और स्वरूप अलग अलग है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक अपने अनुभवों पर विचार करके सुधार करता है, जबकि एक्शन रिसर्च में वह किसी समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करके समाधान खोजता है। तो एक्शन रिसर्च का भी एक साइक्लिक चक्र होता है। सबसे पहले इसमें प्लानिंग करता है, उसके बाद में एक्शन किया जाता है, शोध करता है, एक्शन करता है, कार्यवाही करता है, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन करता है और वापस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करता है और प्लानिंग करता है। तो ये एक्शन रिसर्च के चरण होते हैं और रिफ्लेक्टिव टीचिंग के चरण हमने ऊपर पढ़ ही लिए, 5 चरण हैं। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग का अर्थ जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों को विश्लेषण करता है, कमियों को पहचानता है, भविष्य में बेहतर शिक्षण करता है। जैसे किसी अध्याय में विद्यार्थी का परिणाम कमजोर है तो वह विचार करेगा क्या उसकी शिक्षण विधि सही थी, क्या उदाहरण पर्याप्त थे, क्या मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन करना जरूरी है, तो अपने बारे में विचार करके उसमें सुधार करेगा। एक्शन रिसर्च का क्या अर्थ होता है, एक्शन रिसर्च एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा में उत्पन्न किसी वास्तविक कक्षा समस्या का अध्ययन करता है, उसके कारणों की पहचान करता है, समाधान लागू करता है और फिर पुनः परिणामों का मूल्यांकन करता है एक्शन रिसर्च के अंदर। जैसे यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार कम है, ड्रॉप आउट बच्चे अधिक हो रहे हैं, तो शिक्षक इसके कारणों का अध्ययन करेगा, विभिन्न उपाय अपनाएगा, जांच करेगा कि कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा प्रभावी है। यही एक्शन रिसर्च है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग और एक्शन रिसर्च की व्याख्या, दोनों प्रक्रियाएं शिक्षक के व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग आत्मचिंतन पर आधारित है, इसका उद्देश्य स्वयं के शिक्षण में सुधार करना है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग आत्मचिंतन पर है और एक्शन रिसर्च वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और इसका उद्देश्य है किसी विशिष्ट शैक्षिक समस्या का प्रमाण आधारित समाधान। आरटी का क्या है, शिक्षण में सुधार, और एआर का क्या है, शैक्षिक समस्या का प्रमाण आधारित समाधान। आधुनिक शिक्षा इसमें ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक प्रभावी शिक्षक जो होता है पहले अपने शिक्षण पर चिंतन करता है और समस्या अगर जटिल हुई तो उसके बाद एक्शन रिसर्च करता है। एक्शन रिसर्च करने के लिए शोधकर्ता को विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। अब इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन, तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट 2 है वो समाप्त होता है। इसका पीडीएफ क्लास में शेयर किया हुआ है और क्लास में भी हमने इसको पढ़ा, एक बार पुनः हमारा रिवीजन हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, याद भी हो गए होंगे। कुछ टॉपिक्स मैंने संकेत के रूप में इस्तेमाल किए हैं क्योंकि व्याख्या मैंने क्लास में भी समझाई और यहाँ पर भी मैंने समझा दी है। यदि इसमें से कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं और फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वीडियो है वो यूनिट 1 का आने वाला है। यूनिट 1 का जो नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप इसी तरह से अध्ययन करते रहिए और यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहता है तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो भी इसमें चेंजेस करने हैं उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक गुड बाय।